हेलो एवरीवन। सो अभी हमारे पास है IIT जेई का एक प्रॉब्लम और ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम है। इसमें हमसे कहा गया है कि एक वायर फ्रेम है, इंसुलेटेड वायर फ्रेम ABC, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में है। इस पर दो बीड है P और Q, जिनका मास है m, और ये दोनों चार्ज कैरी कर रहे हैं चार्ज Q1 Q2। ये दोनों एक कॉर्ड से कनेक्टेड हैं, यानी एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं जिसका लेंथ है L, और ये दोनों अभी स्टेशनरी पोजीशन पे है, यानी इक्विलिब्रियम पे है। तो हमसे पूछा गया है कि ये इक्विलिब्रियम पे ये एंगल अल्फ़ा कितना होगा। दूसरा, इसमें इस कॉर्ड में, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। और तीसरा, नॉर्मल रिएक्शन कितना, ये इस वायर फ्रेम पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। ठीक है। और लास्ट में हमसे कहा गया है कि अगर हम इस कॉर्ड को काट दें तो इसको अपनी, इन दोनों चार्जेस को अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए कितना चार्जेस कैरी करना पड़ेगा। इन दोनों बीट को अपनी पोजीशन अगर मेंटेन करना हो तो कितना चार्जेस कैरी करना पड़ेगा, Q1 Q2 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है। तो पहले हम इस पे देखते हैं फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं। तो अगर हम फोर्सेस को दिखाएं तो अगर ये बीट P पे देखें तो इस पे एक टेंशन फोर्स इधर लगेगा, और क्योंकि इन दोनों का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है Q1 Q2, तो इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसी कॉर्ड के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, यानी टेंशन इधर लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो हम अगर फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, T-F कर सकते हैं। अगर ये ऑपोजिट लग रहा है और टेंशन इधर लग रहा है तो हम दोनों को अगर रिजल्टेंट फॉर्म में लिखें तो T-F हो जाएगा इधर। ठीक है, वो हम इजी करने के लिए लिख रहे हैं। और बाकी अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या क्या लग रहा है। T-F, एक तो टेंशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इधर लग रहे हैं। ठीक है। दूसरा, इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा राइट एंगल पे, इस फ्रेम के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे राइट एंगल पे। और तीसरा, वेट इसका, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन में रखा है तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, वेट दोनों का सेम है, बस चार्जेस का फ़र्क है। ठीक है। तो अगर हम इसको केयरफुली देखें तो ये तीनों फोर्स एक ही प्लेन में लग रहे हैं और तीनों फोर्स कनकरेंट है। कनकरेंट मतलब एक ही पॉइंट पे ये तीनों मीट हो रहे हैं, और तीनों फोर्स एक ही प्लेन में लग रहे हैं, कोप्लानर फोर्सेस हैं और कनकरेंट फोर्सेस हैं। तो इधर हम लैमिस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। लैमिस थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई तीन फोर्स है, ठीक है, मान लीजिए ये तीन फोर्स हैं, F1, F2 और F3 करके कोई तीन फोर्स हैं, और इन तीनों के बीच में एंगल है अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड और बाकी दो फोर्सेस के बीच का एंगल का रेशियो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है, यानी F1 बाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। ठीक है। तो वही हम इन बीट्स के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि ये स्टेशनरी है, ये इक्विलिब्रियम पे है, और एक तो तीनों फोर्सेस कोप्लानर है, और इन तीनों के बीच का हमको एंगल भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अगर ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री हमको क्वेश्चन में दिया है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल पे है, ये राइट एंगल पे है, तो ये 60 डिग्री हो गया। और दूसरा, ये एंगल अल्फ़ा है, ये 90 डिग्री पर लग रहा है R1, ये भी 90 डिग्री। ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 90 प्लस अल्फ़ा, और ये दोनों फोर्सेस W और R1 के बीच का एंगल हो जाएगा 60 प्लस 90, और बाकी जो बचेगा उसको हम 360 माइनस दोनों एंगल के सम से निकाल सकते हैं, जो हो जाएगा 120 माइनस अल्फ़ा। सिमिलरली हम इधर का भी एंगल निकाल सकते हैं, इधर भी सिमिलरली 90 डिग्री ये मेंटेन करेगा। ये अल्फ़ा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। दूसरा 60 है, तो ये हो जाएगा 30, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हम 360 माइनस ये सब एंगल करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 60 प्लस अल्फ़ा। ये हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों फोर्स पैरेलल हैं, तो ये और ये एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 माइनस 120 माइनस अल्फ़ा करेंगे तो 60 प्लस अल्फ़ा आ जाएगा। तो हमको सारे एंगल पता चल गए हैं, एंगल इन फोर्सेस के बीच का। तो अब हम लैमिस थ्योरम इसमें लगा सकते हैं। तो लैमिस थ्योरम लगाने के लिए मैंने ब्रेक डाउन किया है।
तो ये बीड P है, इसमें ऐसे एंगल लग रहे हैं 90 प्लस अल्फ़ा, 150, 120 माइनस अल्फ़ा, और ये बीड Q है। ठीक है, तो P बीड में लैमिस्फेरल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, R1 डिवाइड बाई साइन 120 माइनस अल्फ़ा, ऑपोजिट फोर्सेस के बीच का एंगल। तो R1 बाई साइन 120 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू वेट W डिवाइड बाई साइन 90 प्लस अल्फ़ा और T माइनस F जो कि इधर लग रहा है, और ऑपोजिट एंगल का साइन का एंगल, साइन 150 माइनस 150 डिग्री। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये R1 बाई साइन 120 माइनस अल्फ़ा, W कितना होगा, mg अपन कॉस अल्फ़ा, T माइनस F रखा है। ये कॉस अल्फ़ा कैसे आया, साइन 90 प्लस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के बराबर होता है, वैसे ही साइन 150 डिग्री कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है। साइन 150 डिग्री मतलब 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस 60 जो बराबर होता है कॉस 60 के। ठीक है, सिमिलरली हम Q के लिए भी ऐसे ही लिखेंगे R2, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो R2 साइन 60 प्लस अल्फ़ा, W हो जाएगा mg, दोनों का वेट सेम है, mg बाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू T माइनस F अपन कॉस 60। ठीक है, अब हमको एंगल निकालने को कहा है, अल्फ़ा कितना होगा, तो अल्फ़ा हम कैसे निकालेंगे, ये दोनों इक्वेशन में देखिए 1 और सेकेंड में, अगर हम इस पोर्शन को इस पोर्शन से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, mg से कट जाएगा, T माइनस F से कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ एंगल बचेंगे। तो ऐसे हमने डिवाइड किया इसको, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो mg से mg कटा, T माइनस F से T माइनस F कटा, और साइन अल्फ़ा ऊपर जाएगा, कॉस अल्फ़ा नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा, वैसे ही cos 30 ऊपर जाएगा और cos 60 नीचे आ जाएगा। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 और cos 60 1/2, जो कि हमको देगा √3। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू √3 कब होता है, जब अल्फ़ा का वैल्यू 60 डिग्री होता है। तो अल्फ़ा इधर से हमारे पास आ गया 60 डिग्री। दूसरा हमसे क्या पूछा है, हमको टेंशन निकालने को कहा है। टेंशन तो दोनों स्ट्रिंग में सेम, टेंशन तो सेम ही रहेगा स्ट्रिंग में। ठीक है, तो हम अल्फ़ा का वैल्यू, अगर अल्फ़ा का वैल्यू हमने जो अल्फ़ा का वैल्यू निकाला था 60 डिग्री, उसको हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें इतने पोर्शन में, तो हमको टेंशन का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि हमको फोर्स F पता है, mg तो फिक्स ही है। अगर अल्फ़ा का वैल्यू रख दें तो हमारे पास यहाँ से T का वैल्यू आ जाएगा, तो किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखा mg अपन cos 60 इज इक्वल टू T माइनस F अपन cos 60। यहाँ से हमारे पास T इज इक्वल टू mg प्लस F हो गया, cos 60 कट के T इज इक्वल टू mg प्लस F कितना होगा, F मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कितना होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, फोर्सेस चार्जेस कितना है Q1 Q2 अपन डिस्टेंस कितना है चार्जेस के बीच में, स्ट्रिंग का लेंथ था L, यानी दोनों के बीच में डिस्टेंस है L का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इधर से हमारे पास टेंशन आ गया mg प्लस K Q1 Q2 अपन L², K मतलब क्या है, K इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और तीसरा हमसे पूछा है कि ये नॉर्मल रिएक्शन कितने लगाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन तो N1 सॉरी ये R1 रहेगा, R1 से मैंने रिप्रेजेंट किया था। सो R1 अपन 120 माइनस 60, मैंने फिर अल्फ़ा का वैल्यू ले जाके दोनों इक्वेशन में, इस बार R1 और R2 फ़र्क है तो हमने दोनों इक्वेशन में बारी बारी पुट किया है। सो R1 अपन साइन 120 माइनस 60 इज इक्वल टू mg अपन cos 60, साइन 120 माइनस 60 यानी साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, N1 इज इक्वल टू √3 mg आ गया। वैसे ही दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे R2 अपन साइन 60 प्लस 60 इज इक्वल टू mg अपन साइन 60, साइन 120 और साइन 60 दोनों का वैल्यू सेम होता है तो N2 इज इक्वल टू mg आ जाएगा। सो N1 यानी R1 और N1 सॉरी ये थोड़ा R1 और R2 का वैल्यू आ गया हमारे पास, रिएक्शन यहाँ से रिएक्शन हमको मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा अब लास्ट में हमसे क्या पूछा था कि अगर हम स्ट्रिंग को कट कर दें, स्ट्रिंग को अगर कट कर देंगे तो चार्जेस का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि वो बीड अपना पोजीशन मेंटेन कर सके, यानी बीड अपनी जगह से मूव नहीं हो रहे हैं, यानी जो एंगल था अल्फ़ा और बाकी जितने भी एंगल थे वो एंगल हमको मेंटेन करना है, यानी एंगल सेम रहेंगे, बस चार्जेस का वैल्यू ही फर्क बदलेगा। तो चार्जेस का वैल्यू कितना बदलेगा, सो अगर स्ट्रिंग को हम कट करेंगे तो स्ट्रिंग काटने की वजह से क्या होगा, टेंशन 0 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग रहा नहीं तो टेंशन
रहेगा नहीं, तो टेंशन जीरो हो गया, जिसकी वजह से एम जी अपन अब हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में भी पुट करके निकाल सकते हैं। तो एम जी अपन कॉस 60, अल्फ़ा के वैल्यू था 60, क्योंकि अपनी पोजीशन से हिल नहीं रहे हैं, तो जो पहले एंगल था वो एंगल सेम ही रहेंगे। तो एम जी अपन कॉस 60 इज इक्वल टू माइनस एफ ई अपन कॉस 60। तो इधर से कॉस एफ ई कितना आ जाएगा, माइनस एम जी, यानी एफ ई कितना है, Q1 Q2 अपन 4πε0, यानी Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू माइनस 4πε0 एम जी एल स्क्वायर, यानी Q1 और Q2 का प्रोडक्ट माइनस 4πε0 एम जी एल स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। यानी Q1 और Q2 नेगेटिव, यानी Q1 और Q2 ऑपोजिट साइन के होने चाहिए। शुरू में हमारे पास Q1 और Q2 सेम साइन के थे, बट अब Q1 और Q2 ऑपोजिट चार्जेस होने चाहिए, यानी उन दोनों के बीच में रिपल्सन की जगह अट्रैक्शन होना पड़ेगा, तब जाके वो जो बीड है वो अपनी पोजीशन मेंटेन कर पाएंगे। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब अट्रैक्शन फोर्स होगा, रिपल्सन नहीं होगा, क्योंकि चार्जेस का वैल्यू, चार्जेस का जो साइन है वो दोनों वो नेगेटिव, वो दोनों ऑपोजिट चार्जेस हो गए हैं, अनलाइक चार्जेस है। अनलाइक चार्जेस होने की वजह से उन दोनों के बीच में अब अट्रैक्शन आएगा। तो Q1 और Q2 का प्रोडक्ट माइनस 4πε0 mg l स्क्वायर होना चाहिए, ताकि बीड अपनी पोजीशन मेंटेन कर सके। थैंक यू।